चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मास। कल हमने डिस्कस किया था रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो देखिए यहाँ कैसे जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी के साथ जो है मास वेरी करता है। तो चलिए इसके लिए हम एक ये सिचुएशन कंसीडर करते हैं। वही अपने दो फ्रेम बनाइए। ये हमारे पास सपोज ये फ्रेम है हमारे पास एस। ओ इसका ओरिजिन, एक्स वाई एक मिनट होल्ड कर दे रहा हूं। और z, ठीक है। दूसरा फ्रेम हमने फिर कंसीडर किया, मूविंग फ्रेम है वो। ये सपोज एस डैश फ्रेम है। जो पॉजिटिव एक्स एक्स डैश डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हमारा फ्रेम है एस डैश। ये एक्सिस हो गई वाई डैश। v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, इसका ओरिजिन हो गया o डैश। लिखो फटाफट इतनी कंसीडरेशन। लेट s एंड s डैश let s and s dash are two frame of references are two frame of references s is at rest and s dash is moving with constant velocity v. Initially, both frames are overlapping
Initially, both frames are overlapping. After time t, the situation is shown in figure. ठीक है, तो अब जरा सिचुएशन को समझें। एक, ये सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम एम नॉट है, ठीक है, एंड विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका मास एम नॉट है, एंड विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इसका मास हमने एम कंसीडर कर दिया। और ये बॉडी वाई डायरेक्शन में, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा इसे नेक्स्ट लाइन से। लेट अस कंसीडर a body is moving upward whose mass is m naught with respect to s frame and m with respect to s dash frame। तो देखिए ये y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम डेल्टा y ओवर डेल्टा t। लिख सकते हैं। और विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखना चाहें तो विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई डैश ओवर डेल्टा टी डैश। इस तरह से इसकी वेलोसिटी को लिखा जा सकता है। और इसके अगर हम बॉडी के मोमेंटम की बात करें तो एस फ्रेम के अंदर इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो एस फ्रेम में मास है इसका एम नॉट, तो इसका मोमेंटम लिखा जा सकता है एस फ्रेम में एम नॉट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। और एस डैश फ्रेम में इसका मोमेंटम लिखा जा सकता है एम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। तो ये इसका मोमेंटम एस डैश फ्रेम में हो सकता है। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, कंटिन्यूएशन में ही लिखना, इट्स मोमेंटम with respect to S frame will be
m naught delta y over delta t, and with respect to s dash frame m delta y over delta t dash. सर लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दोगे? वो its momentum with respect to s frame will be m naught delta y over delta t, and with respect to s dash frame will be m delta y dash over delta t dash. पहले वाले में m नॉट है, दूसरे वाले में m है. ठीक है? यस सर, थैंक यू. चलिए तो देखिए अब सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट, आइंस्टाइन का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल फिजिकल लॉज रिमेन सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. तो लिखिए आप अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट ये मोमेंटम दोनों बराबर होंगे. ठीक है? से इट इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? यस सर. अब अगली चीज देखिए, देखिए मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में. ठीक है? बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वाई डायरेक्शन में. तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? हम्म, सर वाई डायरेक्शन में तो वाई डैश ही रहता है, वाई डैश इक्वल टू वाई. हाँ सेम रहेगा. यस सर. तो क्या होगा फिर यहां पर? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा वाई डैश विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई डैश. ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा, वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा. देयरफॉर तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं इस तरह से. तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे डेल्टा वाई और डेल्टा वाई डैश. यस सर. तो हम इसको लिख सकते हैं एम नॉट ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू एम ओवर डेल्टा टी डैश. यस सर. चलिए से इट इज इक्वेशन नंबर 2.
अब देखिए, अब यहां एक और कंसेप्ट, क्योंकि आप देखें डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश आपने पढ़े हैं कहां पर, टाइम डायलेशन में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, डेल्टा टी डैश will be equals to delta t over √1 minus v square over c square. So it is equation number 3. तो डेल्टा टी डैश की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव तो देखिए क्या बात आई निकल कर, एम नॉट ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू एम ओवर डेल्टा टी अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। डेल्टा टी कैंसिल हो गए और ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, यहां तक लिख गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं यहां से एम नॉट इक्वल्स टू एम √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा वो। और यहां से फिर लिखा जा सकता है m इक्वल्स टू एम नॉट ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। देखिए तो कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, जो ये बताता है कि वेलोसिटी के साथ मास जो है वो वेरी करता है। देखिए अभी तक न्यूटन्स लॉ से हमें मालूम पड़ रहा था कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आइंस्टाइन के इस फॉर्मूले से हमें मालूम पड़ा कि मास जो है वो वेरी करता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
variation of mass with velocity. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब केस स्टडी करके कि वेरिएशन ऑफ मास जो है किस तरह से किस किस कंडीशन में वेरी करता है। तो केस 1, if V is very less than C, sorry, if V is very less than C, जब आएगा C, then V over C will be very less than very less than 1, 1 से काफी कम होगा तो स्क्वायर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। Therefore m will be equals to m naught, यानी लो वेलोसिटी के केस में किसी भी तरह का वेरिएशन मास में देखने में नहीं आता है और इसीलिए हम इस इफेक्ट को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितनी भी वेलोसिटी है हमारे आसपास जो है वो सब इन कंपैरिजन टू सी जो है काफी कम है। तो यहां लिख सकते हैं हम एट लो वेलोसिटी नो वेरिएशन no variation in mass will be observed. At low velocity, no variation in mass will be observed.
ठीक है। अब अगर इन कंपैरिजन टू सी मूव करें, केस 2, if V in comparison to C means V approaches to C, then तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है इंक्रीमेंट इन मास बताता है। अगर c/2 वेलोसिटी और मास को 1 kg रख लें तो नीचे बनेगा c/4, यानी कि कितना बनेगा, √3/2। 2/√3, 3/2 नहीं, √2/√3 m0 बनेगा, यानी 1 से ज्यादा आएगा। तो अगर V अप्रोचेस टू C है तो उस केस में m विल बी ग्रेटर देन m0, मास जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं if V approaches to C, if V approaches to C, variation in mass will be observed. Case 3rd, if V greater than equals to C, if V greater than equals to C, then तब क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, m विल बी इक्वल्स टू, अगर c है तो ये इंफिनिटी हो जाएगी, और अगर ग्रेटर देन c है तो इमेजिनरी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि चंद्रशेखर लिमिट को जैसे ही पार करेगी कोई भी बॉडी, जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मास बढ़ते बढ़ते जैसे ही चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करेगी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन्फिनिटी तक तो अचीव करना बहुत दूर की बात है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। Hence, no material particle can achieve the velocity of light. No material particle can achieve the velocity of light. तो आखिर कौन से पार्टिकल हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव कर सकते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है। तो देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये वेरिएशन ऑफ मास है, ठीक है।
यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि आखिर कोई बॉडी अगर सी वेलोसिटी से मूव कर रही है या कोई पार्टिकल सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में क्या कोई ऐसा पार्टिकल है? हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए, अगर v इक्वल्स टू सी है, देन हम लिख सकते हैं m इनफाइनाइट होगा। हम ढूंढ रहे हैं वो कौन सा पार्टिकल हो सकता है, तो m नॉट को हम ढूंढ रहे हैं। तो m नॉट इक्वल्स टू होगा m अंडर रूट 1-v² / c² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस तरह से m नॉट लिख सकते हैं कि वो कौन सा पार्टिकल होगा जो सी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, यानी m नॉट इक्वल्स टू 0। और m नॉट क्या है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, m नॉट क्या है, m नॉट ही नहीं पता। m नॉट बॉडी का मास है रेस्ट फ्रेम में, यानी कि with मास respect to एट S रेस्ट। हाँ, मीन्स मास एट रेस्ट है। मास रेस्ट रेस्ट मीन्स रेस्ट मास बॉडी का रेस्ट मास है। तो c² / c², और m नॉट इक्वल्स टू 0। तो वो पार्टिकल c की वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकते हैं जिनका की रेस्ट मास 0 हो। ठीक है, कौन से पार्टिकल हैं ऐसे जिनका रेस्ट मास 0 होता है? शायद तो क्वांटम स्केल पे चला जाएगा। क्वांटम स्केल पे नहीं, वैसे ही बताओ कौन सा पार्टिकल ऐसा है जिसका रेस्ट मास 0 होता है? फोटोन। फोटोन वो पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन में डायनामिक मास होता है। कितना होता है उसका मास? h/c²। इतना मास होता है इसमें फोटोन में। फोटोन का मास उसकी वेवलेंथ से डिस्क्राइब किया जाता है, रेस्ट मास उसका 0 होता है। तो चलिए, यहां भी एक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो